अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.5 करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 4.5 के। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरीके से करना है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो हमारी फ़ीस है 2000। अब इस 2000 फ़ीस में हमने आपको नोट्स देने हैं, तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, ठीक है, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन और एमसीक्यूज़ के पीडीएफ, ठीक है, एमसीक्यूज़ के पीडीएफ होंगे, एप्लीकेशन के पीडीएफ होंगे, एसए के पीडीएफ होंगे। इसके अलावा बहुत सारा मटेरियल ग्रुप में होगा, तो ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा। और ये फ़ीस पूरे साल के लिए है। केमिस्ट्री के नोट्स बन गए हैं, अगर आपको बाय करने हो तो उसकी फ़ीस है 200 रुपये। उस केमिस्ट्री के नोट्स में तमाम न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन आंसर सब कुछ सॉल्व है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, अब है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अच्छा, ये सवालात बहुत ज़्यादा इजी होते हैं और पेपर में आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए ये आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले सवाल को समझें कि सवाल में हमें कहा क्या जा रहा है। कहते हैं फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। टर्म्स यानी वो आपसे कह रहे हैं कि ए एन की वैल्यू निकालें, ठीक है, ए एन की वैल्यू आपने निकालनी है। अच्छा, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग जीपी। अब जीपी क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जीपी का मतलब क्या है आपके पास? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसका फॉर्मूला भी आपने हमेशा जो है वो याद रखना है। तो यहाँ पे लिख लो G.P इक्वल टू ज्योमेट्रिक, GEO जियो, METRIC ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये GRESSION, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये आपके पास हो गया आपका GP। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला तो बहुत ज़्यादा इजी है, फार्मूला इसका कोई मुश्किल नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास जो फार्मूला है उसको फिर लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अच्छा, AN इज़ इक्वल टू ARN-1। अच्छा, ये इसका जो है वो फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और करके कि AN इज़ इक्वल टू A1RN-1। अच्छा, आप सीरीज़ और सीक्वेंस पढ़ चुके हैं। ये ऐसी सीरीज़ होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज़ ऐसी सीरीज़ होती है जिसके अंदर रेशो हमेशा सेम आएगा। आगे वाले नंबर का पीछे वाले नंबर से रेशो सेम आएगा। AN क्या है आपको अच्छी तरीके से पता है। AN आपके पास है टर्म, ये आपके पास हो गई TERM, टर्म हो गई। ये आपके पास क्या हो गई? फर्स्ट टर्म हो गई, FIRST, फर्स्ट टर्म, TERM, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया आपके पास कॉमन रेशो। अब कॉमन रेशो क्या चीज़ है ये बताता हूँ मैं। और ये आपके पास हो गया पोजीशन ऑफ टर्म। इसको ऐसे अपने पास लिख लो, पोजीशन ऑफ टर्म, या रैंक भी आप इसे कहते हो, ठीक है। और करके लिख लो, और करके आप इसे रैंक भी कहते हो। यानी फर्स्ट पोजीशन पे या फर्स्ट रैंक पे क्या आ रहा है? 3, सेकंड पोजीशन पे 6 और थर्ड पोजीशन पे 12। तो इसी तरह वो पूछ रहे हैं फिफ्थ पोजीशन पे क्या टर्म आएगी, यानी जब n 6 होगा तो उस वक्त टर्म की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ज़रा समझो, ये सीक्वेंस तो है। सीक्वेंस से क्या पता सीक्वेंस से कैसे पता चल रहा है? सीक्वेंस हमारे पास वो चीज़ होती है जिसके अंदर एक रूल आ रहा हो। रूल यानी कुछ ना कुछ कॉमन हो, हर दो नंबरों के दरमियान कुछ ना कुछ कॉमन हो, और वही कॉमन पूरी सीरीज़ में हो। इसमें रेशो कॉमन है। कैसे रेशो कॉमन है? रेशो कैसे कॉमन है? आर क्या है आपके पास, याद रखना, आर आपके पास कॉमन रेशो है या रेशो है, लेकिन इसे कॉमन रेशो पढ़ा जाता है। अब आर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आगे वाले नंबर से पीछे वाला नंबर माइनस करना होगा। आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म माइनस करनी होगी। ये काम तो आपने A2/A1 के लिए कर लिया। अगर आप यही काम करना चाहो 12 और 6 के लिए तो कैसे करोगे? A3/A2, ठीक है। आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से डिवाइड, जैसे हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं ना, उसी तरह यहाँ कॉमन रेशो है।
तो ए पी की सीरीज में कॉमन रेशो, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, और जी पी की सीरीज में कॉमन रेशो हमेशा सेम आता है। इसी की बिहाफ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जैसे कि कैसे, R इज इक्वल टू A2 क्या है आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ आ रहा है आपके पास 2। अब इन दोनों को सॉल्व करने से भी 2 ही आएगा। R इज इक्वल टू 12, देखो A3 12 है डिवाइडेड बाय 6, तो देखो ये भी 2 आ रहा है। तो यानी अब हम अपने इधर सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं इधर की तरफ लाके। R आपको पता चल गया, सिंपल करके अगर मैं लिख दूं तो R आपके पास 2 है, कॉमन रेशो आपके पास 2 है। इसे R1 R2 नहीं कहेंगे, हमेशा R ही कहेंगे, क्योंकि हर नंबर के दरमियान सेम होगा। अच्छा, तो ये एक रूल है ना कि कॉमन रेशो सेम है। उसके बाद फॉर्मूला आपके पास ये लिखा हुआ, चाहे तो ऐसे करके लिख लो या ऐसे करके लिख लो, बात एक ही है। ए एन जो कि आपने पता करना है, आपको नहीं पता। A1 इसे आप ए भी लिख सकते हो, उसे A1 लिखो या ए लिखो, हम समझ जाएंगे कि फर्स्ट टर्म की बात हो रही है, वो आपको 3 दिया हुआ है। अच्छा, एन आपको क्या गिवन है, ये रही, 5th पोजीशन तक आपने पता करना है। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, A 5th इक्वल टू 3, 8 जो है वो 2 है, और 5 माइनस 1 आ गया, तो A5 इज इक्वल टू 3, 2 की पावर 4, A5 इज इक्वल टू 3, 2 की पावर 4 क्या आता है आपके पास, बिल्कुल सही, 2 की पावर 4 आपके पास आता है 28, 16 आता है, ठीक है 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 आपके पास आएगा 48, तो A5 16 आपके पास आ रहा है 48। तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि 5th पोजीशन पे जो नंबर आएगा, यानी पहले आपके पास आ गया 3, ये फर्स्ट पोजीशन, फिर ये 6th पोजीशन, ये 3rd पोजीशन। अब 4th पोजीशन हमें नहीं पता, आप चाहो तो इसी फॉर्मूले से 4th पोजीशन में निकाल सकते हो, लेकिन हमें पता चल गया 5th पोजीशन पर जो आपके पास नंबर आएगा वो आएगा 48। ठीक है, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ कि आपके पास 5th पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो आएगा आपके पास 48। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये n की वैल्यूज है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये 3rd पोजीशन, ये 4th पोजीशन, ये 5th पोजीशन। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है, इसमें हर जो है वो 2 नंबरों के दरमियान एक चीज कॉमन है, और वो क्या कॉमन है, वो है आपके पास कॉमन रेशो। यानी इसमें एक रूल लग रहा है, एक पैटर्न नजर आ रहा है आपको, और वो पैटर्न कॉमन रेशो है, यानी रेशो सेम आ रहा है। तो इस तरह की सीरीज जिसके अंदर आपके पास रेशो सेम आ रहे हो, तो उसे आप बोलते हो जीपी की सीरीज। जिसमें डिफरेंस सेम आ रहा है उसे बोलते हो आप एपी की सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी कॉमन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसको जरा मैच करते हैं, हमने सही काम किया या गलत किया होगा तो गलत आ रहा है, ऑब्वियस है गलत किया होगा तो गलत ही आ रहा है। 48 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक कर गए हैं हम लोग। अब इसका हम जरा पार्ट 2 करते हैं। आपने इस चीज को अपने पास एज इट इज उतार लेना है, जैसे मैंने आपको एक एक चीज लिख के दे दी ना, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन क्या है, डिफरेंस क्या है, सब बता दिया ना, एज इट इज लिख लो। अब आओ जरा इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जरा, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो करते हैं। तो ये इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी सेम ही चीज पूछी जा रही है कि टर्म बताएं 9th पोजीशन पे क्या आएगी, ये n की वैल्यू की बने। तो जरा फॉर्मूला लिखते हैं हम। तो जीपी का फॉर्मूला क्या है, एज वी नो दैट, जीपी का फॉर्मूला है आपके पास ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। अच्छा, ये बात याद रखना, ये आर के ऊपर n-1 है, ए पे कोई n-1 नहीं है। ठीक है, अच्छा आप चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए n-9 ये हमें पता करना है, ठीक है, n9 है, n आपके पास 9 दे दिया, 9 टर्म पूछने का कह रहा है। ए आपको दे दिया, A1 लिखो या ए लिखो, एक ही बात है, 32 हो गया। अच्छा, उसके बाद n आपको दे दिया है 9। अब आपको r पता करना है। r आप कैसे पता कर सकते हो, A2 डिवाइडेड बाय A1। तो A2 क्या है आपके पास 16 डिवाइडेड बाय 32, तो r आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, r आ गया आपके पास 16 डिवाइडेड बाय 32, तो आपके पास आ रहा है 1/2। ठीक है, 1/2 आपके पास जो है ये कुछ कर आ रहा है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये अगर 1/2 आ रहा है फिर भी ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब जरा वैल्यूज को सबको पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हम उसमें पुट कर रहे हैं। A9 इज इक्वल टू 32
और 32 के बाद आपके पास आ गया आर, जो कि है आपके पास 1/2, और उसके बाद आ गया आपके पास 9 - 1। तो ए की पावर ए सब्सक्रिप्ट में 9 और 32, और ये हो गया 1/2 8। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसके साथ 32 और पहले हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 के साथ कोई भी पावर मल्टीप्लाई करो वो वही रहता है। अब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं पावर 8। हमारे पास आ रहा है 256। 32 डिवाइडेड बाई 256 कर लीजिए। 32 डिवाइडेड बाई 256 आपके पास आ रहा है 1/8। तो 9 टर्म पे जो नंबर आएगा वो आएगा 1/8। ठीक है, अब इसको जरा वेरीफाई करते हैं कि हमने सही किया है, काम गलत किया है। हाँ, तो बिल्कुल हमने सही काम किया है। आपका आंसर भी जो है वो 1/8 ही आ रहा है। समझ में आ गई बात? कोई मुश्किल नहीं है, आसान काम है, बस आपने टर्म वगैरह सही तरीके से पहचाननी है। अच्छा, आप इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट में मैं ये रिमूव कर देता हूँ क्योंकि वो शायद जगह ज़्यादा ले ले हमारे पास। तीसरे पार्ट को बिल्कुल सेपरेटली साफ सुथरा तरीके से करेंगे। अच्छा, तो पार्ट नंबर 3। अब मैं वीडियो इसलिए नहीं रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे लिखने का तरीका आपको सिखाना है ताकि आपको ना मुश्किल ना हो। पहले आपने एक वैल्यू लिखनी है, फिर कॉमा लगाना है। ठीक है, ये एक वैल्यू हो गई, यानी एक टर्म हो गई, फिर ये आपका कॉमा, ये दूसरी टर्म हो गई। ये पूरी एक टर्म नहीं है, 4 एक टर्म है, और 2√2 ये एक अलग टर्म है, और फिर 2 आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया बात। अब आपको जाना है 12th टर्म पता करनी है, 12th टर्म। ठीक है, 12th टर्म पता करनी है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सोल्यूशन लिखना है, और एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट। ये भी लिख सकते हो द फॉर्मूला ऑफ जीपी इज। वर्डिंग कुछ भी लिखी जा सकती है, वर्डिंग की कोई कैच नहीं होती कि यही वर्डिंग लिखेंगे आप, ये जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। अच्छा, अब ए एन यानी 12 है आपके पास। ठीक है, तो ये आपने पता करना है। ए आपके पास 4 है, सिंपल नंबर, और एन आपके पास 12 है, जो कि आपको पता चल रहा है। आर आप पता कर सकते हो A2/A1 से, या आर आप पता कर सकते हो A3/A1 से, सॉरी A2 से। दोनों सिचुएशन में आर ने 3 ही आना है, क्योंकि ये रूल है इसके दरमियान जो लग रहा है। अच्छा, तो पहले मैं A2/A1 से कर लेता हूँ। 2√2 डिवाइडेड बाय 4। तो आर की वैल्यू आई, ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, तो 2√2 डिवाइडेड बाय 2, आर की वैल्यू ये आ गई। अब सब वैल्यूज को हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो A12 इक्वल टू 4 √2 डिवाइडेड बाय 2, 12 - 1। ठीक है, ये हमारा आ गया। अच्छा, A12 इक्वल टू 4 √2 डिवाइडेड बाय 2 और 11। ठीक है, ये आपका आ गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का जरा तरीका देखें। बहुत सारे तरीके से सॉल्व हो सकता है, मेरा सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि ये 4 आ गया, अब ये 11 √2 पे दे दिया मैंने। ठीक है, अलग अलग कर लिया, तो ये 11 इस पर आ गया, और 2 की पावर 11 इस पर आ गया, अलग अलग कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, √2 की पावर 11 कि √2 जो है वो आपके पास 11 टाइम्स है, 1 2 3 करके 11 टाइम तक बनेगा। तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ जरा। मैं इसको कैसे ब्रेक कर देता हूँ कि √2 एक टाइम बाहर निकाल लिया। क्यों? क्योंकि मुझे इसे इवन पावर बनाना है ताकि मेरा काम हो जाए, इसीलिए। और ये मैंने 2 कर दिया, और ये 10 कर दिया। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई होगी, मैं भी बता देता हूँ। भाई, जब भी मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2, तो इसका क्या मतलब होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है ना। अब अगर मैं लिख दूँ 2 की पावर 10, तो इसका मतलब क्या है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसी तरह से मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2,
मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 की पावर 10 यानी 2 10 टाइम्स है। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि स्क्वायर रूट, तो फिर स्क्वायर रूट सब पर आ जाएगा। तो इनमें से मैंने एक स्क्वायर रूट अलग कर लिया, बाकी 9 अलग कर लिए, तो यहाँ भी वही काम किया। 11 थे, 11 में से मैंने 10 अलग कर दिए, एक अलग कर दिया। अब मैंने इवन पावर को क्यों अलग किया, आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, ताकि मेरे पास ये स्क्वायर रूट खत्म हो सके, एक स्क्वायर रूट कम हो सके, इसीलिए ये किया 11। तो 2 की पावर 2 कर लो तो वो 4 के बराबर होता है, तो इस तरह कर दो। स्क्वायर रूट 2 हो गया, यहाँ पर आ गया आपके पास 2, और स्क्वायर रूट आपको पता है किसके बराबर होता है, 1/2, तो 10 आ गया। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10। मैं बिल्कुल भी जो है वो डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सारी चीजें समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस तरह की चीजें आप पहले तो कर चुके हो, लेकिन शायद आपको अभी याद ना हो, तो इसलिए मैं ये सारी चीजें लिखवा रहा हूँ आपको। अच्छा देखो, ये इससे कैंसिल हो सकता है, ये 2 टाइम है, ये 11 टाइम है, तो नीचे बच गया 9 टाइम। ठीक है, नीचे बच गया 9 टाइम बच गया आपके पास। तो ये आ गया आपके पास 2 9 स्क्वायर रूट 2। अच्छा, ये 2 के टेबल में 1 पर आता है, ये 5 पर आता है, तो 2 की पावर 5 बच गया आपके पास। ठीक है, अच्छा ये कितने टाइम्स है, ये 9 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है, तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। सबसे आसान तरीका यही था इसको सॉल्व करने का। अब यही कैंसिल कर देता नीचे, ये 5 टाइम्स है, ये 9 टाइम्स है, तो कितने टाइम्स बच गया नीचे से, 4 टाइम्स बच गया। अब 2 की पावर 4 हमने पढ़ा था, 16 आ रहा था। ठीक है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ सही हो रहा है। हाँ, 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 2 की पावर 4 16 आ रहा है। तो 8 12 आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 16, ये आंसर है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा आंसर है, तो मैं बोलूंगा इधर मैं करके दिखाता हूँ, कैलकुलेटर से पूरा का पूरा एक साथ कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखाता हूँ। हाँ, आ गया ना फोकस पे। अच्छा, तो आपके पास क्या था 4, और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा था वो किससे, स्क्वायर रूट 2, लेकिन ये इस तरह नहीं करना पेपर में, ये तो मैं सिर्फ वेरीफाई करने के लिए सिखा रहा हूँ। अच्छा, पावर में 11, तो ये क्या आ रहा है। अच्छा, अब ये इस सिचुएशन में आ रहा है, आप लोग इस सिचुएशन के आदी नहीं है, आप लोग तो ये इस तरह से आदी हैं। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्होंने जो ये स्क्वायर रूट 2 है ना, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रखा है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये मैं बता ही देता हूँ ना आपको कि आपके पास में ये आ रहा है 1/8 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यही आया ना आंसर। अब ये चीज और ये चीज बराबर है, आप बोलोगे सर कैसे, मल्टीप्लाई करो स्क्वायर रूट 2 डिवाइड भी कर दो स्क्वायर रूट 2, वापस कैंसिल हो गया, ये चीज बन जाएगी, यानी हमने सही काम किया। स्क्वायर रूट 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, ये हो गया 8, ये भी स्क्वायर रूट 2, ये भी स्क्वायर रूट 2, तो 2 की पावर 2 हो गया है ना। स्क्वायर रूट से 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है आपके पास, ये स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 16, तो देख लिया यही चीज आई ना। तो वो कैलकुलेटर आपको एक और फॉर्म में करके दे रहा है, लेकिन हमारे को ये फॉर्म में, तो यानी हमने आंसर बिल्कुल ठीक निकाला है। अब आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो मैंने सब डिटेल भी बता दी, चलो आओ चेक करते हैं आंसर ठीक है गलत है। हाँ बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 16, तो ये देख लो इस तरह से कर लो सिंपल तरीके से। अब आप में से बच्चे बोलेंगे सर बोर्ड में कैसे लिखना है, तो बोर्ड में चाहे वो लिखो 1/8 स्क्वायर रूट 2 या स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 16, एक ही बात है, टीचर समझ जाएगा। लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है कि स्क्वायर रूट 2 ना डिनोमिनेटर में ना आए, न्यूमिनेटर में आए। ठीक है, ये पसंद नहीं किया जाता कि स्क्वायर रूट 2 को डिनोमिनेटर में रखा जाए, उसको न्यूमिनेटर में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, रिलेशनलाइज कर दो। अच्छा, इसका पार्ट 4 करते हैं, 5 ही पार्ट है इसके, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए काम थोड़ा। अब आयोटा की फॉर्म में दिए हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ना ही कोई परेशानी की बात है। वो कहते हैं 16 टर्म पे क्या नंबर आएगा ये बताएं, 16 पोजीशन पे क्या नंबर आएगा ये बताएं, 16 पोजीशन पे क्या टर्म आएगी ये बताएं। अच्छा, एस बी नोटेड जैसा कि लिख सकते हैं आप, या फिर ये लिख दो,
अगर आप में से कुछ बच्चों को मुश्किल हो रही है तो ये लिख लो, द फॉर्मूला ऑफ जीपी, द फॉर्मूला ऑफ जीपी इज ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। ठीक है, देखो ए 16 तक जाना है आपने, ये आपको नहीं पता, पता करना है आपने। ए क्या दिया हुआ, सिर्फ आयोटा दिया हुआ है। आर क्या दिया हुआ है वो पता कर लेंगे, लेकिन पहले एन लिख लेते हैं ताकि हमारा एक तरफ हो जाए। अच्छा, उसके बाद आपका आर पता कर लेना। तो आर मुझे दिया हुआ इन्होंने A2 अपॉन A1, ठीक है, चाहे तो A3 अपॉन A2 भी कर सकते हो। तो A2 क्या है मेरे पास 1 और आयोटा, तो इसको ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, 1 अपॉन आयोटा ही रहने दिया जाएगा। ठीक है, अब सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं, अब इसको पुट कर दो। तो A16 इक्वल टू आयोटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन आयोटा, और n क्या है 16 माइनस 1 15 हो जाएगा। तो A16 डिवाइडेड बाय आयोटा 1 अपॉन आयोटा 15 ही 15 बोला, ठीक है। A16 डिवाइडेड बाय A16 इक्वल, अच्छा अब देखो 1 की पावर में कुछ भी ले लूँ वो तो 1 ही रहेगा, आयोटा की पावर 15। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 के बराबर होता है ना। तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करूंगा कि मेरे पास एक इवन नंबर आ जाए और एक ऑड नंबर आ जाए। फिर सीखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो 15 2 के टेबल पे नहीं आता, तो मैं 15 को नहीं ले सकता सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं आयोटा को तोड़ दूंगा और आयोटा 14 बना लूंगा, बेसिस सेम पावर है, दोबारा 15 हो जाएगा। अब ये इसलिए किया मैंने क्योंकि मैं यहाँ पर आयोटा स्क्वायर बना सकूं, यहाँ पे मैं नहीं बना सकता था। बात समझ में आई है ना मेरी, तो सिंपल बात कर रहा हूँ मैं, आयोटा। अच्छा अब जरा देखो, 2 को अंदर रहने देता हूँ, 7 को बाहर रख देता हूँ। बात तो एक ही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 दोबारा 14 हो जाएगा, यानी ठीक है। अब मुझे आयोटा स्क्वायर पता है क्या आता है, मैं उसको -1 लगा दूंगा, -1 पावर 7 है। अब पावर ऑड है, इवन नंबर तो नहीं होता ना, 7 तो पावर ऑड होती है ना, तो इस वजह से क्या होगा, वो माइनस कैंसिल नहीं हो पाएगा। देखो -1 ही रहेगा, अगर ये 8 होता ना इवन पावर तो वो 1 हो जाता प्लस का, लेकिन पावर ऑड होने की वजह से वो -1 ही रहेगा। A16 इक्वल टू आयोटा 1 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा, ठीक है। कैसे कि -1 हो गया, -1 को मैंने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो A16 आपके पास आ रहा है -1, यानी 16 पोजीशन पे जो नंबर आना था वो -1 आना था। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात, ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था। बस आपने क्या करना होता है कि पावर कुछ भी हो, अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू पता है जो किसी खास पावर पे बनती है, तो आप अपनी पावर को तोड़कर अपनी डिजायरेबल पावर में बदल देते हो। जैसे यहाँ पावर 15 थी, लेकिन मुझे पता था आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर वो -1 के बराबर होता है, तो मैंने आयोटा 15 को ब्रेक कर करके आयोटा 2 बनाने की कोशिश करी, वो बन भी गया, फिर मैंने उसकी जगह -1 करके सॉल्व कर दिया। ये आप ओमेगा में भी करते हो यही काम, और दूसरे नंबरों पे भी कर लेते हो आप ये चीज, तो ये चीज आपको तरीका आना चाहिए, ये बहुत आसान हो जाता है इससे फिर काम आपका। आए जरा हम करते हैं अपना पार्ट 5। अब वीडियो में नहीं रोक रहा हूँ वरना मैं खुद भी थोड़ा सा बोर हो जाऊंगा, तो वीडियो में चालू रहने देता हूँ ताकि आपको समझा दूँ, ठीक है। अच्छा छोटा सा सवाल है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है वरना फिर मैं वीडियो रोकता। देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अभी देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो है ना, ये पूरी एक टर्म है, ठीक है, ये पूरी एक टर्म है, क्योंकि कॉमे के बाद दूसरी टर्म आएगी जो कि है बी प्लस सी कॉमा, उसके बाद आ रहा है बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी। कहते हैं ये आपके पास एक सीक्वेंस है या सीरीज कह लो जिसे आप, 9th टर्म पे क्या वैल्यू आएगी ये हमें जरा बता दीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का। पहली टर्म ये आ गई, दूसरी टर्म ये आ गई, तीसरी टर्म ये आ गई, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी प्लस सी। अच्छा आपके दिमाग में सवाल आ सकता है बी माइनस सी कॉमा बी प्लस सी डिवाइड बाय बी माइनस सी,
मुझे ये पता है आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर जरा ये बात बताएं कि जब 2 टर्म से काम हो जाता है तो तीसरी टर्म क्यों दी जाती है? तीसरी टर्म इसलिए दी जाती है ताकि आप ये चीज वेरीफाई कर सको कि सीरीज कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का कॉमन रेशियो लोगे, एक नंबर आएगा। अगर वही कॉमन रेशियो इन दोनों से मैच करेगा तो यानी आप बात पे प्रूफ हो जाओगे कि हाँ कॉमन रेशियो सेम आ रहा है तो सीरीज जीपी की है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो फिर वो एपी की हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए 3 नंबर देना लाजमी हो जाता है, यानी 3 टर्म्स देनी लाजमी हो जाती है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। टर्म हो कुछ भी सकती है लेकिन पोजीशन आपको पता है। अच्छा, एज बी नो डेट लिख दो, एज बी नो डेट। अब एग्जामिनर को क्या पता है कि आपको क्या पता है, तो आप जब ये फॉर्मूला लिखोगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ आपको ये पता है कि ये फॉर्मूला लगेगा। तो A9 पता करना है आपने, नहीं पता आपको। ए आपको गिवन है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करके। अच्छा, एन आपको 9 दे दिया गया है, 9 लिखना। आर आप कैसे निकालते हो? A2 अपॉन A1 की मदद से, चाहे तो A3 अपॉन A2 की मदद से निकालो तो भी सेम आएगा। अच्छा, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक गलती हो रही है, ये डिनोमिनेटर में आएगा, बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये सॉल्व नहीं हो रहा, नहीं ये सॉल्व हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद करें, क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो आर कैसे सॉल्व होगा? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी, सॉरी बी प्लस सी, और बी माइनस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। तो ये वाला बी प्लस सी ये पूरे वाले बी प्लस सी को कैंसिल कर सकता है, इतनी इसके अंदर एबिलिटी मौजूद है। आर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय बी माइनस सी। अब सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, इस पर पुट कर सकते हैं हम। तो A9 हम पता, सब्सक्रिप्ट में जब लिखे ना तो कोशिश करा करें वो सब्सक्रिप्ट में ही लगे, सब्सक्रिप्ट में लिखने से। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आर आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय बी माइनस सी। अब आ जाएगा आपका, अब आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा? 9 माइनस 1। तो ए की पावर 9 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय बी माइनस सी, ये हो गया 8। अब 1 की पावर 8 ले लो तो वो तो 8 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, तो ये 1 आ गया। अब आ गया b माइनस सी की पावर 8, ये कैसे सॉल्व होगा जरा ये सोचो, थोड़ा सा जरा। हाँ, अब बताएं। तो इसको सॉल्व करना कोई आसान काम नहीं है, b माइनस सी की पावर 8 लोगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, लेकिन इसे आप सॉल्व कर सकते हो। a की पावर 9 इक्वल टू कितना आ रहा है? b माइनस सी और b प्लस सी। मैंने क्या किया यहाँ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ये वाला, और ये डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया b माइनस सी की पावर 8, ये 1 टाइम और ये 8 टाइम, तो यहाँ 7 टाइम बचा सिर्फ। तो आंसर आपका आ रहा है a की पावर 8 इक्वल टू b प्लस सी डिवाइडेड बाय b माइनस सी की पावर 7, ये आंसर है। अब इससे ज्यादा सॉल्व करोगे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो तो सकता है लेकिन हो नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो b प्लस सी अपॉन b माइनस सी की पावर 7 होल पर, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम अपना बड़े चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम और उसको सॉल्व करके अपने आंसर्स निकालेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अच्छा, ये है आपके पास सवाल। अब इसमें कोई सीरीज नहीं दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने फर्स्ट पोजीशन पे क्या टर्म आएगी वो दे दी है, और 6th पोजीशन पे क्या टर्म आएगी ये भी गिवन कर दी है। अब इसकी मदद से कहते हैं वो एन टर्म निकालो, यानी ए एन निकालो। ए एन, एन की वैल्यू नहीं पता अभी भी आपको, और वो ना ही आपने पता करनी है। कैसे, जरा देखो सोल्यूशन। आपके पास एज वी नो डेट लिखो, एज वी नो डेट। जब हम ये लिखते हैं ना हमें अपने अंदर थोड़ा सा जज्बा आता है, एज वी नो डेट। जैसा कि हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। अब मैंने एक चीज बताई थी, ए एन आपको पता करना है। मैंने एक चीज बोली थी कि A1 लिखो या A लिखो, ये इसी की बात होती है, फर्स्ट टर्म की। अच्छा, आर आपको नहीं पता, ये आप पता कर लेंगे अभी थोड़ी देर में।
अच्छा, यहाँ पर आपको क्या गिवन किया हुआ है, n आपको नहीं पता और n आपने पता नहीं करना है, तो इस पे हम यहाँ पे कुछ नहीं लगा रहे, n को n ही रखेंगे हम। अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम ये वाली टर्म का इस्तेमाल करेंगे। हमारे को a क्या दिया हुआ है, a6 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू निकली हुई है 15625 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, और n यहाँ पे गिवन है मुझे 6। हम असल में 6 टर्म का इस्तेमाल करके r की वैल्यू निकालेंगे, तो इसीलिए, और a1 या a की बात होती है 5/9 दिया हुआ है, ठीक है। तो जरा r की वैल्यू इस तरीके, इसकी मदद से r की वैल्यू निकाल लें कि a n इक्वल टू a r n माइनस 1, दोबारा लिख दिया मैंने, तो a6 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, इसको 6 पोजीशन के लिए कर देते ना, 6 पोजीशन के लिए कर देते, 6 पोजीशन, और यहाँ पे आ गया आपके पास 6 पोजीशन, ठीक है। तो a6 क्या दिया हुआ, 15625 डिवाइडेड बाय 9। याद रखना मैं a6 का इस्तेमाल कर कर r की वैल्यू निकाल रहा हूँ। a क्या दिया हुआ, 5/9। अच्छा, r दिया हुआ था आपको 5, देखो 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 ही होता है। अच्छा, तो ये 9 या मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 15625 15625 मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 9, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ 9 को 9 खत्म कर सकता है। अच्छा, अब जरा 15625 को डिवाइड कर दो 5 से, 15 आखिर में 5 आ रहा है यानी डिवाइड तो हो जाएगा, 625 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास आ रहा है 3125। अब किस नंबर का आप, कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर 5 लोगे तो ये नंबर आएगा। सबसे पहले हम 5 की पावर ही रख के चेक कर लेते हैं। हाँ, 5 की पावर लो, देखो 5 की पावर आपके पास बराबर होती है, 5 की पावर 5 आपके पास बराबर होती है 3125, ठीक है। तो 3125 की जगह 5 की पावर 5 इक्वल टू r5। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, अगर पावरें सेम हो तो बेसिस कैंसिल हो सकती हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा हो गया, पावरें सेम हो तो बेसिस कैंसिल नहीं होंगी। अगर पावरें सेम हो तो उन्हें कैंसिल किया जा सकता है, कैसे, इधर भी स्क्वायर होता है इधर भी स्क्वायर होता है, तो आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं, है ना, लेकिन आप यहाँ फिफ्थ रूट ले लो, फिफ्थ रूट ले लो, टेकिंग फिफ्थ रूट बोथ साइड, फिफ्थ रूट, फिफ्थ रूट, ठीक है। तो ये फिफ्थ रूट से ये वाला फिफ्थ रूट कैंसिल, ये 5 पावर 5 से ये फिफ्थ रूट कैंसिल, है ना। कैसे सर आप ये कैसे कर रहे हैं जरा बताएं, r की पावर 5 और फिफ्थ रूट लिया हुआ है आपने, तो ये किसके बराबर होगा, r फिफ्थ रूट है ना, यानी आपके पास क्या होगा, ये 1/5, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5, स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2, थर्ड क्यूब रूट क्या होता है 1/3, फोर्थ रूट क्या होता है 1/4, फिफ्थ रूट क्या होगा 1/5, तो 5 से 5 के आंसर ये r बच गया, ठीक है। समझे ना कैसे होता है ये, तो इस तरह से ये काम हुआ है। तो जब भी पावरें कोशिश करते हैं सेम बना लें ताकि एक ही रूट ले लें दोनों तरफ। अच्छा, तो ये भी 5 बच गया, r भी 5, तो r आपका 5 आ गया, ठीक है, r आपका 5 आ गया। अच्छा, अब हम अपना ये काम तो नहीं कर रहे थे, हम इसके लिए तो ये काम नहीं कर रहे थे, हम तो एंड पावर निकालना चाहते थे ना। तो अब यूज इस फॉर्मूले को यूज करो, यूज इक्वेशन 1, यूज इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 यूज करोगे तो कैसे आएगा आपके पास, ए एन ही आपने निकालना है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था। अच्छा, a1 क्या दिया था आपको 5 की पावर 9, r क्या निकाला आपने 5, और n पोजीशन पे निकालना तो n माइनस, ठीक, यहाँ आ गया आपके पास। बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा। ए एन इक्वल टू, देखो यहाँ ऊपर में बेसिस सेम है तो 5 हो गया, n माइनस 1 प्लस 1, क्यों, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो गई, तो -1 +1 को कैंसिल, ये +1 -1 को कैंसिल करेगा, तो ए एन इक्वल टू 5 की पावर n डिवाइडेड बाय 9, ये आंसर है।
देखो एक छोटा सा सवाल था लेकिन काफी इसमें कॉन्सेप्ट लगे। ठीक है, तो A6 की मदद से मैंने R निकाल लिया था, फिर मैंने यहाँ पर AN की वैल्यू निकाली। तो 5 की पावर n डिवाइडेड बाय 9 आपका आंसर रहेगा। अब इसको जब तक मैं चेक नहीं करूंगा पीछे ग्लोसरी से तो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता कि मैंने काम सही किया या गलत किया। तो ठीक है, 5 की पावर n डिवाइडेड बाय 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, सवाल तो बड़ा मुश्किल मालूम होता है लेकिन है आसान। बस जरा सा आपने कॉन्सेप्ट को अपने पास रखना है संभाल कर। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से कंफ्यूज ना होइएगा। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज आल्सो इक्वल टू जीटी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कोई मसला नहीं है, वही चीज है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला वही ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है, कुछ और नहीं है। ये एक ही चीज के दो नाम है। अच्छा, अब जरा आते हैं बात पर अपनी, कहते क्या है वो करने को। हमें सोल्यूशन की हेडिंग डाल के थोड़ी जिंदगी को आसान करते हैं। फाइंड द एन टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आपने एन टर्म पता करनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। क्या पता करना है? एन टर्म। जैसे ए एन की वैल्यू पता करनी है आपने। ठीक है, आपको ए भी नहीं पता, आप कर ही नहीं सकते ए, क्योंकि A1 तो गिवन ही नहीं है। आपको आर भी नहीं पता, R1 भी कुछ निकाल ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपको ना A1 दिया हुआ है ना A2 दिया हुआ है। अगर A2 तो दे दिया लेकिन A1 नहीं है तो R भी नहीं निकल पा रहा। N तो आपने कुछ रखना ही नहीं है, N को N ही रखना है। अब सबसे पहले तो हम अपना काम करते हैं A और R के लिए। हम इस्तेमाल करते हैं इस चीज को, एज वी नो दैट, हम जैसा कि जानते हैं शुरू से ए एन इक्वल टू बराबर होता है हमारे पास ARN-1। यहाँ पर ए एन क्या है? हमारे पास 2 है, तो ए एन मेरे पास हो गया 2। अच्छा, ए मुझे नहीं पता, आर भी मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मुझे एन पता है। ये एन की वैल्यू ही होती है आपके पास, ये एन की वैल्यू यहाँ 2 है, तो 2 - 1 रख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा A2 कितना गिवन है? 5/4/9, तो इसकी जगह ये रख देना 4/9। तो ये हो गया A R 2 - 1 1 ही बचा। अच्छा, तो R को उधर ले जाओ तो A आपका पता लग गया। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर ये R के साथ ये ना R भी आ गया है, A नहीं आ रहा, तो A नहीं आ पा रहा है क्योंकि R भी आ गया है आपके पास। तब आपने R के लिए काम करना है, और R के लिए आप इन दोनों का यूज करोगे। अच्छा, A5 से क्या मुराद है? इस चीज को याद रखो जरा, यहाँ मैं लिख देता हूँ A n इक्वल टू ARn-, है ना, यही है ना फॉर्मूला। अब इस A5 की जगह मैं ये फॉर्मूला लग देता हूँ। A5 है ना मेरे पास, तो A5 क्या आ जाएगा मेरे पास? AR5-1। बेशक मुझे A और R नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना n क्या है। n तो यहाँ से निकल रहा है ना, 5 - R, तो A5 मेरे पास आ रहा है AR4। इसी तरह मुझे A3 क्या दिया हुआ है? A3 मुझे दिया हुआ है AR, और A3 लिख लो फॉर A3, और यहाँ लिख लो फॉर A5। थोड़ा सा दिक्कत हो गया ना काम फॉर A3। तो A3 ये डाल दिया, A नहीं पता, R नहीं पता, 3 - 1 क्योंकि n की वैल्यू पता है, तो A3 इक्वल टू AR स्क्वायर। अब ये A3 ये आया है, A5 ये आया है, इसमें पुट कर दो दोनों को, पुट इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन यहाँ लिख लो पहले, A5 डिवाइडेड बाय A3 इक्वल टू 4/9 इक्वेशन 1। और किसी को इक्वेशन 1 नहीं कहना, इसको इक्वेशन 1 कह देना, इसको इक्वेशन 2 कह देना। ठीक है, पुट A5 एंड A3 इन इक्वेशन 1। तो क्या आ गया ये आपके पास? A5 क्या आया? AR⁴, और A3 क्या है? AR⁴, और 4/9 तो ऐसे ही। A से A कैंसल हुआ, ये स्क्वायर है, ये 4 है, तो क्या बच गया? A2 बच गया। ये 2 टाइम है, ये 4 टाइम है, तो 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो बस AR⁴ बच गया 4/9। मुझे R चाहिए, R³ नहीं चाहिए, R² नहीं चाहिए, तो मैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर लूंगा। तो ये R आ गया, लेकिन स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस में आ जाएगा, तो ये आ गया 2/3।
पहले मैं आर को इधर पुट करूंगा, पहले मैं आर इक्वल टू 4 के लिए काम करूंगा, आर इक्वल टू 2/3 के लिए काम करूंगा, यानी पॉजिटिव के लिए काम करूंगा। बाकी तो यहाँ भी हो जाएगा, थोड़ा पार्ट यहाँ भी हो जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ए एन का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ ना मैं, ए एन इक्वल टू, नहीं मुझे पहले ए भी तो निकालना पड़ेगा, ए निकाल लेते हैं। जब हम 2/3 रख रहे हैं पॉजिटिव में, तो 4 डिवाइडेड बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 9, ये कितने पर आता है 3 के टेबल में 1 पर, ये कितने पर आता है 3 पर। तो a इक्वल टू 4 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो a इक्वल टू 4/6। तो a कितना आया आपके पास, ये 1 पर आता, ये 2 के टेबल में 3 पर आता है, वो 2 पर आता है, तो 2/3 ये आया 2/3। नेगेटिव में भी यही आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में दोनों में यही आएगा। अच्छा आप ए एन निकाल लो, ए एन इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 2/3, क्योंकि एन टर्म होनी थी ना इसलिए मेरे से ए एन निकाल लो 2/3। आर क्या है आपके पास, ये रहा 2/3, दोनों 2/3 आ रहा है, हाँ दोनों ही 2/3 आएंगे, 2/3 एन -1। अच्छा देखो ये बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी, ए एन इक्वल टू 2/3 एक टाइम हो गया, एन -1 +1 -1 को कैंसिल करके ए एन इक्वल टू 2/3 और ये एन आ गया। ये आपके लिए पॉजिटिव के लिए आ गया। यही काम आपने नेगेटिव के लिए भी करना है, तो जरा नेगेटिव के लिए करते हैं। फॉर आर इक्वल टू -3/2/3 सेम ही चीज आएगी। ए निकालो पहले, इससे 4 पुट कर दो इक्वेशन 1 में, यहाँ लिख लो, वर्डिंग लिख लो, पुट आर इन 1 इक्वेशन 1, यहाँ भी लिख लो, पुट आर इन इक्वेशन, वहाँ जगह नहीं थी तो इसलिए इक्वेशन नहीं लिखा, यहाँ लिख रहा हूँ। तो ए इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय -2/3 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ गया आपके पास, ये 3 पर आता है, ये 1 पर आता है, 3 पर आता है, 3 की टेबल में -2 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा अब यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा रिमूव नहीं कर रहा वरना तो मुश्किल हो जाएगी। तो ए आपका क्या आया -4/6, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 3 के टेबल पर 2 के टेबल पर 3 पर आता है, ये 2 पर आता है, तो -2 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा अब ए एन निकाल लेते हैं, ये ए एन 2 आएंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास ना आर 2 आए हैं, तो इसलिए ए एन भी 2 आएंगे। तो ए आर एन -1 यही फॉर्मूला होता है ना, तो ए एन निकालना है, ए क्या है -2/3 और आर क्या है, ये रहा आर भी यही है 2/3 -2/3। अच्छा एन -1 बेसिस सेम है, -2/3 पावर ऐड हो जाएंगी, तो -2/3 एक टाइम आ गया, n -1 +1 कैंसिल हुआ, तो ए एन इक्वल टू -2/3 की पावर n। ये आ गए आपके 2 आंसर, एक पॉजिटिव वाला आंसर आया, एक नेगेटिव वाला आंसर आया। तो तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी, तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने करके आपको एक स्टेप दिखाया, उम्मीद करता हूँ मैं भूले नहीं हो गया आप लोग। अच्छा जो डायरेक्ट देख रहे हैं वो एक बार याद रखिएगा कि मैंने यहाँ पर कुछ मिटाया है, ठीक है, तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक आए, फिर हमने इसको आगे लेके गए, ठीक है, पहले ये करा, फिर ये करा, फिर ये मिटा कर फिर ये करा। अच्छा चलो अब आओ इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जो डायरेक्ट देख रहे हैं मैं उनको फिर कह रहा हूँ कैसे ना एक स्टेप पीछे करके भी देखिएगा। अच्छा वीडियो में रोक देता हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए, फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो अब है आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 4 आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुश्किल कर सकता है। उसकी वजह क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ अभी समझाता हूँ कि ये मुश्किल क्यों कर सकता है। थोड़ा सा ना सीधा कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है। तो कहते हैं शो डैट द रेसिप्रोकल ऑफ टर्म ऑफ द जीपी
ये जीपी की टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इसका रेसिप्रोकल लिखो और फिर जो है कॉमन डिफरेंस निकालो। ये कह रहे हैं, देखो अब इसको मैं करता कैसे सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखने का, सबसे पहले तो चेक तो कर लो कि ये जीपी की सीरीज है भी या नहीं है। तो कॉमन रेशो निकालो, कॉमन रेशो। तो पहले इसका और इसका निकाल लो। अब क्या होता है, A2/A1 है ना, तो कॉमन रेशो को हम R से लिखते हैं। तो A2 क्या है मेरे पास, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो A1 R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1। तो A1 से A1 कैंसिल हो गया, R जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास R का स्क्वायर। अच्छा, अब दूसरा भी कॉमन रेशो निकालते हैं। अच्छा, ये रेशो में थोड़ा सा ना गलती हो रही है मुझसे, मैं NB लगा रहा हूँ उसमें। अच्छा, तो A3/A2 जैसा मैंने सिखाया था। अच्छा, तो A3 क्या है, ये A3 है, A1 R⁴ डिवाइडेड बाय A1 R स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम है, ये 4 टाइम, तो R = R² बचा। तो देखो ये भी कॉमन रेशो सेम आ रहा है, ये भी कॉमन रेशो सेम आ रहा है, यानी ये सीरीज तो जीपी की है। अब रेसिप्रोकल कैसे लिखोगे, इसको इसका उलट कर दो। उलट करने से क्या मुराद, ज़रा देखो कि 1 ऊपर लगा के इसको नीचे लिख दो, A1, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब इसको लिख दो 1 और ये हो गया A1 R का स्क्वायर। अब कॉमा A2, A1 इधर लगा दिया और ये हो गया A1 R⁴ तो ये देखो रेसिप्रोकल हो गया। अच्छा, अब इसमें भी आपने कॉमन रेशो पता करना है, इसमें भी आपने कॉमन रेशो पता करना है। फिर कॉमन रेशो पता करो, कैसे पता होगा, A2/A1। A2 क्या दिया हुआ है, 1/A1 R का स्क्वायर, और A1 क्या दिया हुआ है, 1/A1। अच्छा, अब ये क्या हो रहे हैं, इसको रेसिप्रोकल कर दो, R यहाँ नहीं करते, बहुत ज़्यादा जगह चली जाएगी। ठीक है, तो 1/A1 R का स्क्वायर। अब ये रेसिप्रोकल होगा ना, तो क्या हो जाएगा, A1 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब A1 से A1 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ रहा है, R जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 1/R का स्क्वायर। तो ये देखो रेसिप्रोकल होकर कॉमन रेशो आ रहा है। अब दूसरे का भी कॉमन रेशो निकालो, A3/A1। तो 1/A1 ये रहा, 1/A1 R², ये A1, ये A2 है, ये A3 है। तो A3 पहले लिख दिया मैंने, फिर A2 लिख रहा हूँ, 4 आएगा, 1/A1 R²। अब इसको ज़रा रेसिप्रोकल कर दो, A1 R² मल्टीप्लाई R²/1। तो ये वाला, अच्छा A भी लिखना है, A भी तो है, A1 R का स्क्वायर। तो A से A कैंसिल, R² से एक R² कैंसिल, तो बच गया है 1/R²। तो देखा आपने, ये दोनों सेम आ रहा है। तो ये चीज़ हमारी प्रूफ्ड हो गई कि फ्रॉम अ जीपी प्रूफ्ड। अब प्रूफ्ड कैसे हुई कि पहले आपके पास आ रहा था R², लेकिन जब आपने उसको रेसिप्रोकल कर दिया तो अब वो क्या आ रहा है, 1/R², 1/R²। तो यही तो आपको उन्होंने करने के लिए कहा था। वो कह रहे थे कि पहले आपके पास जीपी की सीरीज़ है, उसको रेसिप्रोकल करके फिर चेक करो वो जीपी की है या नहीं है। तो पहले जब आपने पता किया ना, यानी रेसिप्रोकल करने से पहले R², जब आपने दोबारा उसे रेसिप्रोकल कर दिया तो वो देखो जीपी ही है, यानी रेसिप्रोकल करने के बाद भी सीरीज़ जीपी ही रही, जीपी से कन्वर्ट नहीं हुई। तो यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। तो यहाँ लिख दो आखिर में, हैंस प्रूफ, कि ये बात याद रखना, हैंस प्रूफ्ड, कि जब आप किसी जीपी की सीरीज़ को रेसिप्रोकल करोगे तो वो सीरीज़ फिर भी जीपी ही रहेगी, कोई एपी या कुछ और नहीं बनाएगी। ठीक है, याद रहेगी ना बात। चलो इसको थोड़ा सा ना मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि अगर आप समझ ना आ रहा हो तो आ जाए। पहले आपके पास ये सीरीज़ थी, ठीक है, इस सीरीज़ में मैंने R² मतलब R और R पता कर लिया, फिर उसे रेसिप्रोकल कर दिया, फिर रेसिप्रोकल सीरीज़ का मैंने कॉमन रेशो दोबारा पता किया, यानी R और R। तो मैंने एक चीज़ नोट की
कि जो कॉमन रेशियो यहाँ आ रहा था और रेसिप्रोकल करने के बाद कॉमन रेशियो का रेसिप्रोकल ही आ रहा था। तो इसका मतलब ये पता चला मुझे कि जीपी की सीरीज़ जीपी की ही रहेगी, चाहे उसे रेसिप्रोकल भी क्यों ना कर दो आप। फॉर एग्जांपल अंडा अंडा ही रहेगा, चाहे उसे आप केक में क्यों ना डाल दो, यही बात है। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अच्छा, सवाल बहुत सिंपल है, बस आपने समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी टर्म्स जब भी कहे ना, इसका मतलब है वो पूछ रहे हैं एन कितने हैं, यानी 1 2 2 3 और इसके बीच में भी कुछ नंबर आएंगे और यहाँ पर एन आएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स आर इन जीपी, कि कितनी टर्म्स हैं इस सीरीज़ के अंदर। पहली टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, तीसरी टर्म ये रही, इसी तरह से लास्ट टर्म ये रही, और इस लास्ट टर्म के दरमियान, इस थर्ड टर्म और लास्ट टर्म के दरमियान बहुत सारी और टर्म्स भी आ रही होंगी। तो आपने बस ये बताना है कि n की वैल्यू क्या है, यानी टोटल कितनी टर्म्स आएंगी, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। तो ये वाली टर्म किस नंबर पर आ रही होगी, किस पोजीशन पर आ रही होगी, किस रैंक पर आ रही होगी, ये आपने बताना है। समझ लो, ये an की वैल्यू गिवन है आपको कि an ये है, तो n क्या है, किस पोजीशन पे ये टर्म आ रही है। तो उसी चीज़ को कह रहे हैं वो हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं, यानी n कितने हैं, इसमें कितनी पोजीशन ऑफ टर्म्स आ रही हैं, ये आपने बताओ। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं कितनी आ रही है, n बताओ। तो ये याद रखना, ये an की वैल्यू दी हुई है, an इक्वल टू 1/1619668 ए की वैल्यू गिवन है आपको। अच्छा, एस वी नोटेड लिख लो, पहले एस वी नोटेड लिखते हैं ना, द फॉर्मूला ऑफ जीपीएस, फॉर्मूला ऑफ जीपी क्या है, ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, ये आर एन मांगा इन्होंने आपसे। ठीक है, तो ए एन आपको गिवन है, यानी एन नंबर ऑफ टर्म इतनी है, एन नंबर ऑफ टर्म ये है 19668, ए आपको ये गिवन है 1/3। अच्छा, एन आपने पता करना है, आर आप निकाल लो। आर कैसे निकालोगे, A2/A1 से। A2 क्या है 1/12, A1 क्या है 1/3। रेसिप्रोकल कर दो ज़रा इसको, 1/12, ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो उलट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। तो आर जो आ रहा है 1/4 आ रहा है। अब सब वैल्यूज़ को ऊपर पुट कर दो, तो 1919668, ए क्या है 1/3, आर क्या है 1/4, एन क्या है आपके पास, ये आपने पता करना है। तो 3 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 1 डिवाइडेड बाय 19668 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 1/4 की पावर n-1। ठीक है, ज़रा कर दो 3 को उससे डिवाइड करके चेक करो नंबर क्या आ रहा है। कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा, 3 डिवाइडेड बाय 19668, तो ये तो नंबर और बड़ा हो गया। हाँ, बड़ा ही होना था, छोटा हो गया बल्कि, 1/65536 1/4 की पावर n-1। ठीक है, 4 की ऐसी पावर लो कि 65536 आ जाए। 4 की ऐसी पावर रखो कि आपके पास जो है वो ये नंबर आ जाए। तो 4 की पावर 4 लो, कि देखो क्या आ रहा है, आओ यहाँ करते हैं। 4 की पावर 4 लो, छोटा नंबर आ रहा है, यानी अभी और पावर बढ़ानी पड़ेगी। अभी भी नहीं आ रहा, 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 अब आ गया, देखो आ गया, ही नंबर है ना, देखो 85536। तो 4 की पावर अगर मैं 8 लूँगा
4 की पावर अगर मैं 8 लूँगा तो वो 65535 के बराबर 65536 के बराबर होगा। तो 1/4 की पावर 8 रख दो, 1/4 n-1। अच्छा, अब पावर कॉमन निकाल लो, 1/4। अब आप बोलोगे सर ये 1 के ऊपर तो पावर थी ही नहीं 8। तो भाई देखो, 1 के ऊपर कोई भी पावर हो वो 1 ही रहता है, तो कंसीडर कर लो कि 1 के ऊपर भी 8 था, ठीक है, n-1। देखो अगर बेस सेम हो तो कैंसिल हो जाती हैं और पावर नीचे उतर जाती हैं, उधर ले जाओ। 8 + 1 = 9, n = 9, ये आपका आंसर है। अच्छा, नज़र नहीं आ रहा होगा ना, ये यानी ये वाली जो टर्म आ रही है ना वो 8 पोजीशन पर आ रही है। 3rd पोजीशन और 8 पोजीशन के दरमियान और जो है वो आपके पास टर्म्स मौजूद हैं। कितनी टर्म्स मौजूद होंगी? 5 टर्म्स और मौजूद होंगी, ठीक है। बात समझ गए ना कि ये टर्म आ रही है आपके पास 8 पोजीशन पर, तो इस टर्म तक आने के लिए आपको 8 टर्म और लिखनी पड़ेंगी आगे। तो यहाँ पर ये था, सॉरी 8 पोजीशन पर नहीं, 9 पोजीशन पर आ रही है, 9 आया ना, तो ये टर्म 9 पोजीशन पर आ रही है, तो आपको बीच में और 5 टर्म्स गिवन होंगी। तो ये आपका आंसर है। आओ चेक करते हैं ये है या कुछ और है। हाँ यही आया, 5 का है 9। अच्छा, अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी। जीपी की एक सीरीज़ है जिसके अंदर 3 नंबर है। अब वो नंबर्स हमें नहीं पता, पहली पोजीशन पे एक नंबर होगा, सेकंड पोजीशन पे एक नंबर होगा और थर्ड पोजीशन पे एक नंबर होगा। लेकिन एक ख़ासियत बता दी कि अगर उन नंबर को सम करोगे तो 39 आएगा, लेकिन अगर उन नंबरों को प्रोडक्ट करोगे यानी तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आएगा। अब मुझे जो है वो टेंशन हो जाती है कि वो 3 नंबर कौन से हैं, क्योंकि मैं अपने पास से सपोज़ करके तो नहीं लिखूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ, यानी मैं कंसीडर करता हूँ कि सेकंड पोजीशन पे ए होगा और जो फर्स्ट पोजीशन है उसके ऊपर आपके पास A/R होगा और थर्ड पोजीशन पर आपके पास AR का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। मैंने ये एक सीरीज़ अपने पास से सपोज़ कर ली ताकि वो 3 नंबर मुझे पता चल जाए, लेकिन इनका सम जो है वो मेरे पास किसके बराबर है? 39 के, ठीक है। ये बात याद रखना आप। तो सबसे पहले मैंने सीरीज़ सपोज़ कर लेता हूँ ताकि ना मेरा काम जो है वो आसान हो जाए। तो सबसे पहले मुझे इनका प्रोडक्ट सपोज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वरना सम में वो आर नहीं निकल कर आएगा मेरे पास। तो सबसे पहले मैं इसका प्रोडक्ट सपोज़ कर लेता हूँ कि मेरे पास A/R है और A है और AR है, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट के लिए काम कर लेते हैं, सम के लिए नहीं करेंगे क्योंकि उसमें R कैंसिल नहीं होगा, तो इसलिए प्रोडक्ट के लिए कर रहा हूँ। तो A/R A और AR, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो A से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास हो गया A³ और प्रोडक्ट लिया है ये मैंने, तो प्रोडक्ट किसके बराबर है? 729 के, और R 729, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। सिंपल कैंसिल हो रहा है तो हो जाएगा। अच्छा, अब हम ज़रा इसका क्यूब ले लेते हैं, तो क्यूब रूट ले लेते हैं क्योंकि मुझे A चाहिए, A³ नहीं चाहिए। ये क्यूब रूट ले रहा हूँ, याद रखना, 729 क्यूब। तो A³ से क्यूब रूट कैंसिल, तो A बच गया। अच्छा, अब 729 का क्यूब रूट ले लो। अच्छा, क्यूब रूट लेने के 2 तरीके हैं, ये शिफ्ट दबाकर ये दबा दो, तो 729 हाँ 9 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, 9 को प्लस माइनस में नहीं लेंगे, 9 प्लस में ही आएगा क्योंकि आप स्क्वायर रूट नहीं ले रहे हो, ये क्यूब रूट ले रहे हो। क्यूब रूट की कंडीशन थोड़ी अलग होती है। अच्छा, अब सम तो क्यूब तो हो गया, अब स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि मुझे यहाँ पर ना R अननोन है, R भी पता करना है। अभी सिर्फ A ही आ सका है फॉर सम। यहाँ पर मैं अगर A पुट कर दूँ ना तो R अननोन आ जाएगा फॉर सम, ठीक है। सम के लिए काम करते हैं। अच्छा, तो क्या होगा आपके पास? A प्लस A और ये R आ गया और प्लस AR = 39। अच्छा सर, अब इन्हें LCM ले लो, तो A हो गया और R हो गया,
यहाँ पर आर नहीं है तो ए आर हो गया और यहाँ आर आ गया। एलसीएम ले रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा। इन दोनों का एलसीएम ले लिया पहले मैंने, तो ये हो गया आपके पास ए प्लस ए आर डिवाइडेड बाय आर, ए आर प्लस आएगा 39। अच्छा, अब इनका दोबारा एलसीएम ले लेते हैं। तो ए प्लस ए आर का स्क्वायर, इसके नीचे भी आर है, इसके नीचे भी आर है। एलसीएम लिया है मैंने, ठीक है। मैंने आर को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यहाँ भी यही काम किया, एलसीएम लिया कि ये आर था, इस आर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आर स्क्वायर हो गया, नीचे भी आर आ गया। अच्छा, ए प्लस ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू 39। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब ये आर यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए कॉमन निकाल लो साथ साथ, 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 39 आर। अच्छा, ए क्या निकाला था, 9 निकाला था, तो ए की जगह 9 रख दो। 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 39। अच्छा, डिवाइड कर दो, इस 9 को इधर ला के डिवाइड कर दो। तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 9 और ये आर। ठीक है, तो 39 डिवाइडेड बाय 9, यह आ रहा है 13.3। ठीक है, 13.3 आ रहा है। इसी तरह से होगा ये 13.3, यही सही आएगा, वरना तो फिर ना वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 13.3। ये 13 पर आता है, ये 9 के टेबल 3 के टेबल में 9 पर 3 पर आता है। 3 को दोबारा उधर ले जाके मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 1 प्लस, अब ऐसा क्यों किया, आप बोलते सर डायरेक्ट 9, तो 9 डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन फिर वो नंबर बड़े आ रहे थे, इससे नंबर छोटे हो गए। ठीक है, तो 3 आर ठीक है, 3 आर स्क्वायर इक्वल टू 13 आर। अच्छा, तो 3 आर स्क्वायर पहले लिख दिया, और 3 प्लस 3 आर माइनस 13 आर प्लस 3 इक्वल टू 0। 13 आर को मैंने 3 आर के साथ लिख दिया बस। तो 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, तो अब मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, सिंपल है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखो तो 3 आर स्क्वायर आ रहा है। तो इस नंबर को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 3 आर स्क्वायर आए, और ऐड करो तो वो 10 आर आ जाए। सिंपल बात समझ में आ रही है कि माइनस 9 आर माइनस आर में तोड़ देते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 9 आर स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 10 आर। सही है, तो 3 कॉमन निकाल लो। अच्छा सॉरी, एक बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैं बोर्ड को उधर करने से रह गया, तो क्या करें। चलो वीडियो नहीं पॉज करते हैं, यहीं से चला लेते हैं आगे। तो शायद मैं यहाँ से रह गया हूँ, ये 2-3 स्टेप आपको नज़र ना आए होंगे जो मैंने किए हैं, लेकिन बस कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करी है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कराया, फिर 13 आर को उधर ले आया मैं, तो ये 10 आर हो गया। ठीक है, और 10 आर फिर मैंने एलसीएम ले लिया, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने। माइनस 10 आर को ऐसे ब्रेक किया कि मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 9 आर स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस माइनस दोबारा प्लस करूँगा तो वो 10 आर आ जाएगा। तो 9 आर आर। ठीक है, 3 कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया आर, 3 के साथ आर भी कॉमन आएगा, तो ये आर माइनस 3, यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया आर माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आर माइनस 3 और 3 आर माइनस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा सा यहाँ भी कर लेते हैं अगर जगह बच रही है तो।
यूटिलाइज़ करते हैं थोड़ी सी जगह को। तो इक्वलिटी मेथड लगा देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं इक्वलिटी मेथड। मैंने इक्वलिटी मेथड का कॉन्सेप्ट समझाया था ना, याद है ना आप लोगों को। तो r माइनस 3 इक्वल टू 0, r माइनस 1 इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू 3 आ रहा है और उधर ले जाओ तो 3r1 r इक्वल टू 1/3। तो r दो किस्म के आ रहा है, एक तो आ रहा है ये वाला r और एक आ रहा है ये वाला r। अब ऐसा हो क्यों रहा है ये मैं बता देता हूँ। सीरीज़ ना दो तरह से बनाई जा सकती है, एक तो 1/3 की मदद से भी बनाई जा सकती है और एक 3 की मदद से भी बनाई जा सकती है। तो ये सही आ रहे हैं दोनों। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये ज़ीरो इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, बाकी अभी ना इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, तो पहले लगते हैं फॉर r इक्वल टू 3 और a तो वो सेम ही आ रहा था सब में 9। तो अब सीरीज़ आ जाएगी, तो 9 डिवाइडेड बाय, और इसे पुट किधर करना है, मैंने इधर पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन तो नहीं है ये जो सीरीज़ सपोज की थी इसमें पुट करना है। तो a क्या है 9 और r क्या है 3, कॉमा 9 मल्टीप्लाई बाय 3। एक सीरीज़ ये आ गई, ये 1 पे आता है, ये 3 पे आता है, तो 3, 9, 27। ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और प्रोडक्ट ले लो, तो ये और ये नंबर आ जाएंगे। ऐड करोगे तो ये नंबर आ जाएगा, प्रोडक्ट लोगे तो ये नंबर आ जाएगा। अच्छा, अब फॉर करते हैं, फॉर r इक्वल टू 1/3 रख लेते हैं और a इक्वल टू 9 रख लेते हैं और इधर ही पुट करते हैं 9/1/3 कॉमा a कॉमा 1 पहले 9 लिख लेते हैं, 9 है ना, तो 9 और फिर 1/3। तो इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। 9 ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है 3, तो ये क्या आ गया आपके पास 27, 9, 3। अब ऐसा क्यों हुआ है ये समझाता हूँ। देखो पैटर्न आगे पीछे हो सकता है, यानी आप ऐसे कर सकते हो, पहले 3 मल्टीप्लाई फिर 9 फिर 27, लेकिन आप ऐसे भी तो कर सकते हो 27 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसीलिए 2 आ रहे थे आपके पास कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। पीछे पढ़ा था ना हमने, रेसिप्रोकल लेने से आपका वो चेंज नहीं होता, आपकी जीपी की सीरीज चेंज नहीं होती, तो ये इसीलिए था। तो ये इसका सोल्यूशन है, इसको लिख लेना अपने पास एज इट इज़। ये सपोज किया मैंने और फिर ये पूरा सॉल्यूशन इस तरह निकाल लिया मैंने। नहीं समझ में आओ तो पूछ लेना, मैं बता दूँगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये समझ नहीं आ रहा हो कि मैंने ये कहाँ पे पुट किया है, तो ये देख लो, ये मैंने यहाँ पे पुट किया है, यहाँ पे पुट किया है a/r a तो सीरीज़ जो थी वो ये वाली थी। अब आओ ज़रा चेक करते हैं सही किया है या गलत किया है। तो 3, 9, 27, 27, 9, 3 सही है, सही आंसर है। तो चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, 2 रह गए हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, कहते हैं द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। आपके पास बैक्टीरिया हैं, ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरिया के साथ एस नहीं आएगा। इन आ कल्चर, यानी एक कल्चर है, यानी एक चीज़ है जिसके अंदर नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, और किस तरह बढ़ रहे हैं, जीपी की सीरीज़ में बढ़ रहे हैं। याद रखना, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपके पास बढ़ रहे हैं और इस तरह से बढ़ रहे हैं कि वो जीपी की सीरीज़ में बढ़ रहे हैं, यानी रेट सेम रहेगा बढ़ने का। यानी फॉर एग्जांपल पहले दिन अगर 3 थे तो दूसरे दिन आपके पास 6 हो जाएंगे, 6 डिवाइडेड बाय 3 2, यानी रेट सेम, और फिर तीसरे दिन 12 हो जाएंगे, 12 डिवाइडेड बाय 6 2 रेट हो जाएगा फ्रॉम। अच्छा, अब बैक्टीरिया बढ़ते कितने से हैं, अब ये मैंने नंबर समझाने के लिए लिखा था। एक्चुअल नंबर क्या है, एक्चुअल नंबर है 515000, यानी पहले दिन बैक्टीरिया इतने थे, दूसरे दिन इतने हो गए, तीसरे दिन इतने हो गए, ठीक है, और चौथे दिन इतने हो गए, पाँचवें दिन इतने हो गए, छठे दिन इतने हो गए, हमें नहीं पता, सातवें दिन इतने हो गए। कहते हैं ना पहले दिन इतने थे 2 इतने तक चले जाते हैं 1545000 इन 7 डे। तो A7 आपके पास कितना आ रहा है, ठीक है, A7 आपके पास ये नंबर आ रहा है, तो N क्या आया आपके पास 7। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्रिक है,
आर के ऊपर अगर आप 7 लाना चाहते हो तो इसमें यहाँ पर n में +1 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बात समझ गए ना, यहाँ पर n में आपको +1 करना पड़ेगा अपने पास से। अच्छा, अब कहते हैं फाइंड द डेली रेट इंक्रीज, रेट मालूम करने का कह रहे हैं। इधर आपके पास रेट क्या होता है, आर आपके पास रेट होता है। आर क्या होता है आपके पास, रेट। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज। अब कैसे पता चला आर रेट है, क्योंकि आर आपके पास होता है, आर आपके पास होता है A2/A1 और हर बार सेम रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। ये कहते हैं अज्यूमिंग द रेट ऑफ इंक्रीज टू बी कांस्टेंट, यानी हर बार रेट सेम आ रहा है। यानी शुरू के नंबर को आखिर के नंबर से माइनस कराओगे या शुरू के नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस कराओगे तो सेम रेट आएगा आपके पास, डिवाइड कराओगे, सॉरी, शुरू के पहले के नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड कराओगे तो सेम आर की वैल्यू आएगी। तो जब आर की वैल्यू सेम आने लग जाए तो फॉर्मूला कौन सा लगने लगता है, जीपी। यहाँ पर जीपी कह भी रहे हैं, लेकिन अगर जीपी नहीं भी कहते, उन्होंने कहा था रेट सेम है, तो रेट सेम जब ही आता है जब आपके पास जीपी की सीरीज हो, जैसे कि मैंने बना के दिखाया। अब ज़रा हम यहाँ पे लिखते हैं एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, जीपी का फॉर्मूला A7, मैं डायरेक्ट 7 लिख रहा हूँ। चलो पहले जनरल फार्मूला लिख लो, ANA/RN-1, A7 और A और R7 नहीं 8 हो जाएगा यहाँ पर, ये ना 8 हो जाएगा, क्योंकि हम R को 7 रखना है तो N को हमें 8 रखना होगा, प्लस नहीं -1। अब एक मेरी बात समझें कि A7 यहाँ पर आपको दिया हुआ है इन्होंने, ये A7 है, मैंने यहाँ लिख भी दिया 1545000। ठीक है, A7 आपके पास ये आ गया। अच्छा, ये A7 नहीं रहेगा, ये A8 हो जाएगा, ये A8 हो जाएगा, क्योंकि आपने N की जगह आप 8 ले रहे हैं ना, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ये 8 हो जाएगा, 7 नहीं रहेगा, तो इसे भी 8 कर लीजिए। अब 8 क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उसके अंदर ना एक इजाफी कर रहे हैं नंबर को 8, इसीलिए, ताकि हमारा जो आर की वैल्यू है वो 7 आ सके। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया A1 या A आपके पास क्या आ गया 515000। अच्छा, N की वैल्यू तो आपको पता है यहाँ पर 8 है। अच्छा, अब ज़रा आगे सॉल्व करते हैं। माइनस इसलिए किया जाता है यहाँ पर 1 के साथ, n में ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि हमें 7 चाहिए, याद रखना इस बात को। और हमेशा जब भी n की वैल्यू लिखो तो +1 करके लिखना। तो अब ज़रा वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इक्वेशन में, यानी फार्मूले में। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1545000 इक्वल टू 515000, आर आ गया 8 - 1 आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये लगा लो कॉमन, 515000 8 R7। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों को ज़रा डिवाइड कर दो आपस में। तो 154 3 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय एक और 5 आएगा। ठीक है, 1545000 515000, तो 3 आ रहा है आपके पास। क्या आ रहा है आपके पास, 3। ठीक है, 3 आ रहा है। अब R आपको चाहिए था, R की पावर 7 नहीं चाहिए था, तो आप क्या करोगे, 7th रूट ले लोगे, 7th रूट बोथ साइड्स, 3 की पावर यहाँ पे 7 लिख देना। ठीक है, तो ये 7th पावर से 7th रूट कैंसिल हुआ, तो R इक्वल टू 3 की पावर 1/7। ठीक है, लेकिन बुक में आंसर ऐसे नहीं दिया हुआ, बुक में आंसर ऐसे दिया हुआ है कि 3 की पावर 7th ले लो, ये 3 दबाओ और पावर दबाओ और 1/7, तो आपके पास आ रहा है 161 आर आ रहा है आपके पास 1169। अब इसे राउंड ऑफ कर दो,
तो ये आगे एक कैरी चला जाएगा, 9 ख़त्म हो जाएगा, 1.17। ये आपका आंसर है। समझ में आया जो मैंने समझाया? बहुत आसानी से समझाया, कोई मुश्किल नहीं। बस ये चीज़ कंफ्यूज कर सकती है आपको, जब भी n लोगे ना आप जीपी में, तो उसमें एक ऐड कर दोगे आप अपने पास से, ताकि बैलेंस हो जाए चीज़ें, जो बैलेंस नहीं हो रही थी ना वो बैलेंस हो जाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आसान ही था। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको आपने समझना होगा। इस तरह के सवाल तो पेपर में आते ही आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो। कहते क्या हैं? फाइंड द प्रॉफिट, प्रॉफिट पता करो, फ़ायदा पता करो, ऑन 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ पर, यानी आपने कहीं 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए 5 साल के लिए, ठीक है। 5 साल के लिए आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए एट 4% पर एनम कंपाउंड प्रॉफिट, यानी कहते हैं कि 5 साल के लिए 1000 रुपये प्रॉफिट, 1000 रुपये जो है वो हमने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए हैं। हर साल, ये पर एनम का मतलब होता है हर साल, हर साल 4% ज़्यादा मिल रहा है, यानी 1000 रुपये में हर साल 4% बढ़ जाते हैं। तो 5 साल में कितने बढ़ गए, यानी 5 साल में कितने पैसे मिलेंगे? उसमें 1000 रुपये भी होंगे और प्रॉफिट भी होगा। तो अब वो कैसे पता किया जाएगा, ज़रा इसको देखो, एक और बार समझ लो अगर समझ नहीं आ रही। तो कहते हैं कि फाइंड द प्रॉफिट, प्रॉफिट पता करो। आपने 1000 रुपये 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए और हर साल आपको 4% बढ़ कर मिल रहा है, यानी 4% हर साल आपके पैसों में इजाफा हो रहा है। अब इसको इस तरह समझो, सीरीज़ बना लो, और ये जीपी की सीरीज़ है, यहाँ लिख लो, लिखा हुआ नहीं है, इन जीपी। कैसे? देखो यहाँ पर ये बात इन्होंने कर दी थी कि पर एनम 4% बढ़ रहा है, तो भी समझ में आ जाना चाहिए जीपी है। शुरुआत में आपके पास थे 1000 रुपये, पहले साल आपके पास थे 1000 रुपये, दूसरे साल 1000 रुपये में 4% बढ़ गए, तीसरे साल भी 1000 रुपये में 4% बढ़ गए, चौथे साल भी 1000 रुपये में 4% बढ़ गए, 5वें साल भी 1000 रुपये में 4% बढ़ गए। तो यानी एन आपका हुआ, एन क्या हुआ आपका? 5 + 1। देखो यहाँ पर आपको एक इजाफी करके लेना होगा, तो आपका एन जो आ रहा है वो आ रहा है 6, ठीक है। अब नंबर क्या है ये हमें नहीं पता, ये हम पता करेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, ठीक है। अब ए हमें पता है, पहली रकम हमें पता है, तो ए 6 हमें पता करना है, जो कि हमें नहीं पता। यहाँ हम A6 लिख देते हैं, जो कि हमें नहीं पता। आर भी हमें पता है, क्योंकि आर 4% प्रॉफिट है, और आर ये भी बात पता है कि हमें रेशो होता है, तो ये भी हमें पता है, तो 4%। अच्छा, 4% को डायरेक्ट ही परसेंट में डाल दोगे तो मुश्किल हो जाएगी, बात समझ नहीं आएगी, ठीक है। 4 को आपको डिवाइड, क्योंकि आप परसेंटेज में नहीं डाल सकते ना, तो 4 को आपको 100 से डिवाइड करके परसेंटेज से ख़त्म करना होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये 4 मैंने लिख दिया, 4% है, इसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये परसेंटेज से ख़त्म हो गया, ये 0.04% हो, 0.04 हो गया। लेकिन इसमें आपको 1 ऐड करना होगा। अब आप बोलोगे सर 1 क्यों ऐड करना है? क्योंकि आपने यहाँ भी तो 1 ऐड किया ना, तो यहाँ भी ऐड करना होगा आपको। तो आर आपके पास आएगा, 1 + 0.04, तो 1.04, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं, एन आपके पास गिवन है 6 है। अब ज़रा इसमें पुट कर दो ऊपर, तो A6 आप पता कर रहे हो, ठीक है। तो ए आपको कितना दिया हुआ है? 1000 रुपये, और 1.04 आपको आर दे दिया, और 6 - 1, ताकि वो दोबारा 5 हो जाए, इसीलिए। तो 1.04 और ये 5, A6 = 1000। तो अब हम इसे जो है वो पावर लेके लिख लेते हैं, 1.04 की पावर ले लेते हैं। देखो ऐसे लेना है, पावर लेना सिखा देता हूँ, 1.04 की पावर 5, तो ये आ रहा है। सारे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1.217 ले लो, इतना लिख लो, ये बहुत होगा। अच्छा, अब इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करके लिख दो। अच्छा, तो ये टोटल वो रकम आ जाएगी जो कि 1000 से लेकर A6 पर आ रही होगी, ठीक है। तो 1000
मल्टीप्लाई 1.217, ठीक है। तो ये आपके पास आ रही है A6 इक्वल टू 1.217, ठीक है। ये आपके पास आपकी टोटल रकम आ रही है, यानी सॉरी ये पॉइंट नहीं है इसमें ना, 1217 रुपये, 16 रुपये भी हो सकते हैं, लेकिन हम इसे 1217 रुपये लेंगे। अच्छा, और बाद में कुछ पॉइंट्स में नंबर आ रहे थे तो मैंने उसको हटा दिया है, चाहो तो उस नंबर को भी डाल सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए मैंने हटा दिया। अब देखो, ये हमारे पास वो टोटल रकम है जो 1000 रुपये से स्टार्ट हुई और यहाँ तक आई। तो अगर हम 1000 रुपये को, यानी जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी और जो टोटल कमाई हमने की है, उन दोनों को माइनस कर दें तो वो रकम आएगी ना जो हमने इन्वेस्ट की थी। देखो, एक आदमी है जिसने कोई कारोबार शुरू किया, 1000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए उस कारोबार में, उसने टोटल अर्निंग 5 साल बाद करी 1217 रुपये। अब मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट कितना हुआ था, तो आप बोलोगे सर 1000 रुपये, यानी जो उसने इन्वेस्ट किया था उसको माइनस कर दें 1217 रुपये में से, बड़ी रकम को पहले लिखेंगे, 1217 में से 1000 रुपये माइनस कर दें, तो जितना रकम आएगी वो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि उसने जो है वो रकम इन्वेस्ट की थी 1000 रुपये, 5 साल बाद 4% बढ़कर उसको रकम मिली 1217 रुपये। तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट के लिए हम लिख देते हैं, प्रॉफिट के लिए हम जो इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट थी उसको हम माइनस कर देते हैं टोटल अमाउंट से, टोटल, थोड़ा सा मेजर कर देता हूँ, टोटल अमाउंट, तो हमारे पास हमारी प्रॉफिट आ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट हमने कितनी की थी, 1000 रुपये। अच्छा, एक चीज़ इसमें थोड़ा सा ना सही कर लीजिए, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट कम थी, प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो हमें पहले लिखना पड़ेगा टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट, वरना तो फिर वो नेगेटिव में आ जाएगा हमारा। और अब लिखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। तो टोटल अमाउंट था हमारा 1217 रुपये और 1000 रुपये हमारी इन्वेस्टमेंट रही। तो हमारा जो प्रॉफिट आया वो आया, ज़रा माइनस कर दो, तो बिल्कुल हमारे पास 217 रुपये का प्रॉफिट आया। यानी 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, हर साल 4% बढ़ते रहे, तो प्रॉफिट हमारे को 5 साल में मिला 217 रुपये। बुक में देख लेते हैं कि किस तरह लिखा हुआ है, बुक में देख लेते हैं किस तरह लिखा हुआ है। तो बुक में इसका जवाब आपको इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है। अच्छा, बुक में इन्होंने जवाब यहाँ पर छोड़ दिया है, बुक में इन्होंने जवाब यहाँ पर छोड़ दिया, लेकिन आप अगर उसे सॉल्व करोगे तो इतना ही बनेगा। तो हम ऐसे ये वाला जवाब लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे अपने काम को, हम पूरा प्रॉफिट निकाल कर उन्हें दिखाएंगे। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो है ना वो 1 की पावर 04 को माइनस किया हुआ है 1 से, ऐसा नहीं है, हम इतना लिखेंगे, हमें हमसे प्रॉफिट मांगा था, तो हम ये वाली अमाउंट लिख के दिखाएंगे इन्हें, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना, हम ये वाली अमाउंट लिख के दिखाएंगे इनको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 217 रुपये हमारे पास जो है हमारा प्रॉफिट निकल कर आया है। सवाल में भी इन्होंने यही कहा था, कंपाउंड प्रॉफिट इन जीपी और फाइंड द प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारा ये काम कंप्लीट हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज जो करूँगा उसको और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर ये वाली कुछ समझ ना आई हो तो मैं उसमें आपको थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगा, तो वो अच्छा समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।